महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा गर्माता जा रहा है। राज्य सरकार ने आज इस पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बीच मराठा आरक्षण की मांग को लेकर अनशन कर रहे मनोज जरांगे पाटिल ने अल्टीमेटम दिया है कि सरकार इस मामले पर विशेष अधिवेशन बुलाए और आरक्षण पर फैसला ले। उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से जालना में इंटरनेट जल्द से जल्द शुरू करने की भी मांग की है। मंगलवार को महाराष्ट्र में कई जगह आरक्षण की मांग को लेकर हिंसक प्रदर्शन हुए। बीजेपी और एनसीपी अजित पवार गुट के विधायकों के घर दफ्तर में तोड़फोड़ की गई। बीड में आगजनी के बाद कर्फ्यू तक लगाना पड़ा। अब वहां हालात बेहतर बताए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक हिंसा करने वालों के खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई कर सकती है। तो क्या लगातार तेज हो रहे मराठा आरक्षण के आंदोलन के चक्रव्यूह में अकेले पड़ गए हैं एकनाथ शिंदे? विपक्ष भी सीएम शिंदे को निशाने पर ले रहा है। देखते हैं हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े की ये रिपोर्ट। जैसे जैसे मनोज जरांगे पाटिल की तबीयत बिगड़ रही है, वैसे वैसे महाराष्ट्र सरकार के दिल की धड़कनें भी बढ़ रही है। मराठा आंदोलनकर्ता मनोज पाटिल के अमरण अनशन का मंगलवार को 7वां दिन है, लेकिन सरकार अब तक उन्हें मनाने में कामयाब नहीं हो पाई है। सीएम ने खुद जरांगे पाटिल को समझाने की कोशिश की। कहा कि आज से कई लोगों को मराठा कुणबी प्रमाण पत्र मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन जरांगे पाटिल का कहना है कि उन्हें आधा अधूरा आरक्षण नहीं चाहिए। अब हमारे लिए सहनशीलता के बाहर है। आप हमें हमारे हक का आरक्षण दें। हमें देखना है कि कैसे आंदोलनकारियों पर 307 का मामला दर्ज करते हैं। हम कल शाम तक इंतजार करेंगे, देखते हैं क्या होता है। मराठा आरक्षण के इस विवाद के चक्रव्यूह में सीएम एकनाथ शिंदे अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं। कैबिनेट में उनके दिग्गज साथी इस मुद्दे पर उतने मुखर नहीं दिखाई देते जितने कि सीएम एकनाथ शिंदे, और हर मुद्दे पर एकनाथ शिंदे को ही आगे किया जा रहा है। मराठा आंदोलन की लपटों में महाराष्ट्र घिरा रहा तो एकनाथ शिंदे की सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्री मराठा आरक्षण उप समिति की बैठक से नाराज रहे। देवेंद्र फडणवीस छत्तीसगढ़ चुनाव में व्यस्त दिखे तो अजित पवार डेंगू से ग्रस्त। शिंदे के प्रतिद्वंदी उद्धव ठाकरे इस मुद्दे पर सीएम को घेर रहे हैं। कल महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने मराठा आरक्षण को लेकर बैठक की। इस बैठक में मेरी जानकारी के मुताबिक दोनों उप मुख्यमंत्री मौजूद नहीं थे। एक को डेंगू हुआ है ऐसा बताया जा रहा है। दूसरे उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में पार्टी के प्रचार में व्यस्त थे। क्या चल रहा है? रायपुर ला गेले होते। दरअसल 1.5 साल पहले जब बीजेपी ने अपने समर्थन से एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया, तब यह जरूर सोचा था कि एकनाथ शिंदे मराठा है और इसका राजनीतिक फायदा भी चुनाव में उनको मिल सकता है। मराठा आरक्षण को लेकर बढ़ते विवाद के बीच सरकार ने आनंद फानंद में बुधवार को सर्वदलीय बैठक बुलाने का ऐलान किया है। बैठक के जरिए एक और सरकार मराठा आरक्षण के लिए प्रयासरत होने का दिखाना चाहती है, तो दूसरी तरफ विपक्ष के उग्र होते सुर को भी नर्म करना चाहती है। मुंबई से कैमरा पर्सन अमित पवार के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और महाराष्ट्र में चल रहे मराठा आरक्षण आंदोलन में 30 अक्टूबर का दिन हिंसा भरा रहा। खासकर बीड जिले में आंदोलनकारियों ने जमकर हिंसा की। सरकारी दफ्तरों के साथ राजनीतिक पार्टी और राजनेताओं के घरों को भी लोगों ने आग के हवाले कर दिया था। बड़े पैमाने पर हुई हिंसा के बाद देर शाम से जिला प्रशासन ने जिले में धारा 144 लगाई, तब जाकर स्थिति नियंत्रण में आई। मराठा आरक्षण आंदोलन की आग में झुलसे बीड जिले में दूसरे दिन शांति रही। कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के साथ जिले में धारा 144 लागू रही और इंटरनेट पर पाबंदी रही। राज्य के कई आला पुलिस अफसर भी कानून व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे। अभी सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल में है। अभी कल रात से मतलब कोई इंसिडेंट नहीं है, और जो एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट भी प्राप्त हुए हमें, एक्स्ट्रा फोर्स भी आया हुआ, वो भी हमने डिप्लॉय किया है। और मतलब प्रिकॉशन के तौर पे हमने यहाँ पे इंटरनेट सेवा भी रुकवा दी है। एक दिन पहले बीड जिले में मराठा आंदोलन समर्थकों ने जमकर हिंसा की थी। सरकारी दफ्तरों के साथ एसटी बसों और राजनीतिक पार्टी कार्यालयों में भी तोड़फोड़ और आगजनी की।
भीड़ ने नेताओं के घरों को भी नहीं बख्शा। माजलगांव में एनसीपी विधायक प्रकाश सोलंकी तो बीड़ में भी एनसीपी विधायक संदीप क्षीरसागर के घर पर हमला किया और वहां खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी। हम इस समय खड़े हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के स्थानीय विधायक संदीप क्षीरसागर के घर में, और ये देखिए कि किस तरह से उनके घर को निशाना बनाया गया और किस तरह से आग यहाँ पर लगाई गई। बताया जाता है कि बड़ी संख्या में भीड़ आई। पहले जो भीड़ आई उन्होंने पत्थर फेंके, उसके बाद जो दूसरी भीड़ आई उन्होंने उनके हाथ में कुछ पेट्रोल बम की तरह कुछ था जो कि उसमें फेंक रहे थे और ऐसा करके उन्होंने आग लगाया, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। बताते हैं कि आगजनी के समय संदीप क्षीरसागर और उनके भाई का परिवार घर में था, जिनमें 3 छोटे बच्चे और महिलाएं भी थीं। बड़ी मुश्किल से भागकर सबने जान बचाई। 5:30 बजे के टाइम में आई है तो पहले 150-200 का लोग आए, पथरमबाजी वो करे, तो उसके बाद और के टोली आई और लोग आए बाहर पुलिस की भी गाड़ी थी, उसमें 3 पुलिस वाले थे और उनको कुछ आरा नहीं, तो वो पुलिस की गाड़ी जैसे निकल गई तो फिर उन्होंने दगड़ के तो जान पुश कर। आग कैसे लगाया उन्होंने? क्या उनके हाथ में कुछ था? भीड़ ने सोमवार की शाम बीड़ एसटी बस डिपो में खड़ी 50 से ज्यादा बसों के शीशे तोड़ दिए थे। बसें खाली थीं, इसलिए कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन लाखों का नुकसान जरूर हुआ। पुलिस ने आगजनी और तोड़फोड़ मामले में 12 एफआईआर दर्ज कर 55 लोगों को गिरफ्तार किया है और 300 के करीब लोगों की पहचान कर ली है। बीड़ से कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित के साथ सुनील सिंह की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अमृत कलश यात्रा के जरिए मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के साथ आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम का समापन हो गया। इसके तहत देश के 6 लाख गांव से आई मिट्टी से पीएम मोदी ने कर्तव्य पथ पर अमृत महोत्सव स्मारक और अमृत वाटिका का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर मेरा युवा भारत पोर्टल को भी लॉन्च किया। यह वह मिट्टी जिसके रस से जीवन पलता आया, जिसके बल पर आदिम युग से मानव चलता आया। यह तेरी सभ्यता संस्कृति इस पर ही अवलंबित युगों युगों के चरण चिन्ह इसकी छाती पर अंकित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश की माटी को नमन। अमृत कलश में देश भर के गांवों की मिट्टी है और इस मिट्टी से अमृत वाटिका बननी है। साथियों, इस मिट्टी के साथ साथ देश भर से जो पौधे आए हैं उनसे मिलकर यहां अमृत वाटिका बनाई जा रही है। इसका शिलान्यास भी अभी यहां हुआ है। यह अमृत वाटिका आने वाली पीढ़ियों को एक भारत श्रेष्ठ भारत की प्रेरणा देगी। आइए हम मिलकर अमृत महोत्सव के इस समापन से विकसित भारत के अमृत काल की एक नई यात्रा का आरंभ करें। सपनों को संकल्प बनाएं, संकल्प को परिश्रम का अभिषेक करें। सिद्धि 2047 में प्राप्त कर करके ही रुकेंगे। आइए नौजवान, इसी संकल्प के साथ चल पड़े। कर्तव्य पथ पर देश के 6 लाख गांव से 8,500 अमृत कलश आए। मोदी जी का यही संदेश, मोदी जी का यही संदेश, मोदी जी का यही संदेश। कहां से आए हैं? बिहार से आए हैं हम लोग। कहां से आए हैं? झारखंड से। कहां से आए हैं आप? महाराष्ट्र, रायगढ़।
कहाँ से आए हैं? आंध्र प्रदेश। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मानो पूरा देश जुटा। लाखों गांवों की मिट्टी और उसकी खुशबू, हर कलश पर उसका पता था। उन वीरों के गांव की मिट्टी जिन्होंने देश निर्माण में अहम भूमिका निभाई, अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। बाबू श्री कृष्ण सिंह की धरती बरबीघा से आया हूं, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और वहाँ की माटी लेकर आए हैं? जी बिल्कुल, उनके घर के आंगन की माटी लेके आया हूँ। 5100 गांव की माटी है। 5100 जी। वीरों के वंदन के जरिए देश को एक सूत्र में पिरोने की ये कोशिश आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए भी है कि इसी मिट्टी के सपूतों के दम पर भारत आगे बढ़ा और बढ़ता जा रहा है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। इस पावन पवित्र मिट्टी को वंदन। और स्वास्थ्य बीमा लेने वालों के लिए एक अच्छी खबर आई है। अगले साल से नई स्वास्थ्य बीमा नीति आ रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर। अगर आप नए साल में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना चाहते हैं, यानी 1 जनवरी 2024 के बाद आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी इंश्योरेंस रेगुलेटर ने देश की सभी इंश्योरेंस कंपनियों को एक सर्कुलर जारी कर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें यह कहा गया है कि 1 जनवरी 2024 के बाद वो जो भी हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी ग्राहकों को, पॉलिसी होल्डर्स को मुहैया कराते हैं, तो साथ ही उन्हें एक कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट भी उन्हें मुहैया करानी होगी। और इस कवायद के पीछे सोच ये है कि इस पूरी प्रक्रिया को, यानी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को ऑफर करने की, खरीदने की जो मौजूदा प्रक्रिया है देश में, उसको और पारदर्शी और कारगर बनाया जाए। और इस कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट में सभी इंश्योरेंस कंपनियों को, पॉलिसी होल्डर्स को साफ शब्दों में, आसान शब्दों में ये बताना होगा कि पॉलिसी की बेनिफिट्स क्या हैं, पॉलिसी का नाम क्या है, उसकी डिटेल्स क्या हैं, अगर वो ये पॉलिसी खरीदते हैं तो उन्हें किस तरह का फ़ायदा होगा, शिकायत निवारण के लिए क्या प्रक्रिया है, अगर वो क्लेम करते हैं तो उसकी प्रक्रिया क्या है, और जो साथ में माइग्रेशन को लेकर, पोर्टेबिलिटी को लेकर, यानी एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर जो भी दिशा निर्देश होते हैं उसमें कई बदलाव किए गए हैं। पहली बार देश में अगर कोई भी व्यक्ति हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी खरीदता है तो उसके पास एक विकल्प होगा कि वो एक तय समय में, एक सीमित समय में उस पॉलिसी को कैंसिल भी करा सकता है खरीदने के बाद भी। अगर हेल्थ इंश्योरेंस जो कंपनी ने उसे पॉलिसी ऑफ़र की है वो उसे पसंद नहीं आती है, या वो फिर से नए सिरे से ये सोचता है कि ये उसके बेनिफिट के लिए, उसके फ़ायदे के लिए नहीं है। साथ ही जो भी व्यक्ति नया हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदता है 1 जनवरी 2024 के बाद, तो उसे अपने स्वास्थ्य के बारे में भी पूरी जानकारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को मुहैया करानी होगी। ये भी एक अनिवार्यता है जो इस सर्कुलर में बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है। और ये कहा गया है इंश्योरेंस रेगुलेटर की तरफ से कि इस नई अनिवार्यता को फॉलो करना बहुत सख्त होगा। और इसमें पीछे एक सोच ये है कि जो अभी कई बार हेल्थ इंश्योरेंस की क्लेम्स में देरी होती है, और IRDA ने ये कहा है, इंश्योरेंस रेगुलेटर ने ये कहा है कि पिछले साल यानी 2022 में करीब 1 लाख ऐसे इंश्योरेंस पॉलिसी के क्लेम्स थे जिनके निवारण में, जिनको कंप्लीट करने में करीब 2 साल तक का वक्त लग गया। और आगे भविष्य में इतनी देरी ना हो और जो भी व्यक्ति हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी खरीदता है उसे सही समय पर आसान शब्दों में पूरी जानकारी मिल सके, इसके लिए एक कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट जो है उन्हें 1 जनवरी 2024 के बाद मुहैया कराई जाएगी। और ये भी अनिवार्य किया गया है कि इंश्योरेंस कंपनियों को उस कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट पर पॉलिसी होल्डर के हस्ताक्षर भी लेने होंगे, यानी वो एक सहमति होगी पॉलिसी होल्डर की तरफ से कि उसे जो पॉलिसी दी गई है वो उसे स्वीकार है और उसके जो भी मापदंड हैं और जो कंडीशंस हैं वो उसे स्वीकार करता है। राकेश के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।